पंजाब के फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अभी अभी हमारे एक सब्सक्राइबर सृष्टि ने एडमिशन लिया था। रूल के मुताबिक स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज के हॉस्टल में ही रहने और खाने की व्यवस्था की गई थी। अब जो ये हॉस्टल कंपाउंड था ना, इसमें टोटल 3 बिल्डिंग्स थे, जिसमें से एक बिल्डिंग का नाम है माता जी और इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर सृष्टि को एक कमरा असाइन होता है। अब एक दफा जब सृष्टि अपने कमरे में सो रही थी तो रात के करीब 1:45 पे किसी कारणवश अचानक इनकी नींद खुलती है और ये अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर कॉरिडोर में जाती है। और वहां इन्होंने देखा ना कि इनके रूम के सामने जो गुरलीन नाम की लड़की रहती है वो उस टाइम पर सीढ़ियों पे बैठी है। उसकी आंखें बंद हैं और ना वो लगातार कुछ काउंट कर रही थी। अभी गुरलीन को उस स्टेट में देख के सृष्टि आवाज लगाती है, तू इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है। और भाई फिर उस कॉरिडोर में रहने वाली लड़कियों के साथ कुछ ऐसा अनफोल्ड हुआ ना, जिसे सुनने के बाद आज आपका खून सूखना तय है एकदम। जो हमारे व्यूवर्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई या जॉब करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत सेंसिटिव होने वाला है। एकदम एक अलग तरीके का एंगल आपको जानने को मिलेगा इस स्टोरी में। फिलहाल सृष्टि द्वारा भेजे गए उनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी सृष्टि दिल्ली की रहने वाली हैं और ये बताती हैं कि शादी से पहले ये सृष्टि जैकब हुआ करती थी और फिर उसके बाद पंजाब के फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इनका एडमिशन हो जाता है। और ये सारी घटना है 2013 से 2017 के बीच। 2013 में सृष्टि ने अपने 12th की एग्जाम कंप्लीट किए। अब रूल के मुताबिक इनको कॉलेज के हॉस्टल में रहना था और उस हॉस्टल कंपाउंड में टोटल 3 बिल्डिंग्स थे, जिसमें मैंने बताया था कि एक बिल्डिंग का नाम है माता जी और इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे सृष्टि को एक कमरा असाइन होता है और ये था कमरा नंबर 96। बहुत तगड़ा सिग्निफिकेंस है इसका, इसको याद रखिएगा। अभी देखो, जिस फ्लोर पे सृष्टि का कमरा था ना, कमरा नंबर 96 हो गया, उसके जस्ट बाजू में कमरा नंबर 95 था और 95 और 96 की बालकनी सेम थी। पर जो ये 95 नंबर कमरा था ना भाई, ये पिछले 4-5 सालों से बंद पड़ा है। अच्छा, इसके अलावा जो कमरा नंबर 94 है वो भी बंद रहता था, पर कभी कभार ना उसकी सफाई कर दी जाती थी। अब यहाँ रहने वाले बच्चों को ये बताया गया था कि उन दोनों कमरों में ऐसे पानी के लीकेज की प्रॉब्लम है, इसके वजह से वो कमरा किसी को असाइन नहीं होता। अब एक और पॉइंट नोट करना है लास्ट, कमरा नंबर 93 जो उस फ्लोर का स्टोर रूम था। अब सृष्टि लिखती हैं कि जो इनका रूम था ना वो एक्चुअली डबल सीटर है, पर उस टाइम तक उनके कमरे में कोई दूसरा नहीं आया था तो ये अकेले ही उस रूम में रह रही थी। ऐसे उस कमरे में रहते हुए सृष्टि को 15 दिन निकल जाते हैं, सब बड़ा सही चल रहा था। फिर एक संडे सृष्टि अपने कमरे में बैठ के बाइबल पढ़ रही थी। सुबह के करीब 9:30-10 बज रहे थे और उस समय ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो कॉरिडोर के लगभग सारे बच्चे नीचे मेस में गए थे ब्रेकफास्ट करने। पर सृष्टि का मन नहीं कर रहा था तो ये चुपचाप अपने बेड पे लेटी हुई है। इनका पूरा ध्यान यहाँ बाइबल पढ़ने में था और तभी इनके कमरे के अंदर एक सफाई करने वाली दीदी की एंट्री होती है। उन्होंने अपना चेहरा चुन्नी से ढक रखा था। अब यहाँ सृष्टि सिर्फ एक नजर उनकी ओर देखती है और फिर अपने काम में लग जाती है। वो काम वाली आंटी कमरे के अंदर ऐसे झाड़ू मारते हुए सृष्टि को बोलती है कि बेटा तू दिल्ली से आई है क्या। सृष्टि बोलती है कि हाँ। तब जो वो आंटी थी ना, वैसे सर नीचे झुका के ही बोलती हैं कि जो इस कमरे में पहले रहती थी ना वो भी दिल्ली से आई थी। ऐसे आशिकी में उसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई वो, और ऐसा बोल के वो कमरे से निकल गई। अब उनके बाहर जाने के करीब 10 सेकंड के बाद सृष्टि की नजर जाती है कमरे के अंदर और ये देखती है कि भाई वो झाड़ू लगाने आई थी पर झाड़ू तो लगाया ही नहीं, सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा है। ये अब कमरे के बाहर निकल के जाती है उस आंटी को ढूंढने के लिए कि भाई ठीक से सफाई तो करके जाओ कम से कम। अब ये पहले अपने फ्लोर पर ढूंढती हैं पर वो आंटी कहीं भी दिखाई नहीं थी। फिर उन्हें ढूंढते हुए सृष्टि नीचे मेस तक पहुंच जाती है और जो मेस वाली आंटी थी ना, उससे सृष्टि ने बोला कि आंटी ऊपर कमरे में भी आई थी काम करने के लिए, पर ना उन्होंने कमरा ठीक से साफ नहीं किया है। तब वो मेस वाली आंटी बोलती है कि कौन आया था, आज तो सारे ऐसे सफाई करने वाले छुट्टी पर है, किसको देख लिया तुमने। अब उस समय सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये चीज कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, तो उन्होंने फिर उस बात को जाने दिया। ये वापस अपने कमरे में आती है और इनको लगा कि मे भी आई होंगी आंटी सफाई करके कहीं चली गई होंगी, इसमें क्या बड़ी बात है, और ये चुपचाप अपने डेली रूटीन में लग जाती है। अब इस बात को बीते 6 दिन हो जाते हैं और 7वें दिन इनके कमरे के सामने एक दूसरी लड़की रहने आती है जिसका नाम था गुरलीन। गुरलीन को कमरा नंबर 103 असाइन हुआ था जो सृष्टि के कमरे के बिल्कुल सामने था। धीरे धीरे सृष्टि और गुरलीन की बातचीत शुरू होती है और ये दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई और कुछ ही टाइम में ये बॉन्डिंग इतनी तगड़ी हो गई कि गुरलीन सृष्टि को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानने लगी थी और यहीं से सारे फसाद की जड़ शुरू होती है भाई। सृष्टि बताती हैं कि ऐसे उस हॉस्टल में शिफ्ट हुए इनको 7-8 महीने बीत गए। इनके साथ अभी भी कोई पार्टनर रहने नहीं आया था और इन्होंने बताया कि पहले 20-25 दिन इनको सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा लगा,
पर फिर धीरे धीरे इन्होंने ना छोटी छोटी चीजें नोट करनी स्टार्ट की, जो शायद आप में से भी कई लोग नोटिस करते होंगे। ये लिखती है कि अक्सर शाम ढलने के बाद मुझे अपने वॉशरूम से ऐसे टैप के खुलने की आवाज आती, उसमें से धीरे धीरे पानी लीक होता था और वो अपने आप बंद भी हो जाता। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था उस टैप के खुलने की ड्यूरेशन ज्यादा होने लगी। बहुत बार परेशान होकर सृष्टि को खुद जाके वॉशरूम में उसे बंद करना पड़ता था। कभी कभार सृष्टि को यह भी लगता कि जो इनके बालकनी में कूलर रखे हुए है ना, उस कूलर की जाली से कोई इन्हें झांक रहा है। और कभी कभार अपना मूड ठीक करने जब सृष्टि कमरे की बालकनी में जाती थी तब इनको वहां से ना एक बड़ी अजीब सी नेगेटिविटी फील होती। पर ये सारी बात ना सृष्टि ने कभी किसी को बताया नहीं। इनको लगता था कि ये सब कुछ इनका इल्यूजन है। ये सुबह शाम दोनों टाइम बाइबल पढ़ती थी और मे भी इसी वजह से सृष्टि को वो चीज हिट नहीं कर पा रही है। अब सुनना ध्यान से एकदम आगे क्या होता है। अब इस बीच जो सृष्टि की दोस्त थी गुरलीन, वो किसी काम से अपने घर चली जाती है 1.5-2 महीने के लिए। और इस दौरान सृष्टि के कमरे में एक नई लड़की आती है रहने। इसका नाम था मंजोत और ये सृष्टि से 2 साल बड़ी थी। मंजोत को साफ सफाई बहुत पसंद थी और ये सारी चीजें ना बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से रखा करती थी कमरे में। अब यहाँ सृष्टि और मंजोत एक ही कमरे में रह रहे थे तो धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग भी काफी बढ़िया हो गई। अब करीब 1.5 महीने के बाद गुरलीन जब वापस हॉस्टल आती है ना, तो उसे सृष्टि और मंजोत के बीच जो दोस्ती हो रखी थी वो पसंद नहीं आती कि भाई सृष्टि तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फिर ये दोनों इतने क्लोज कैसे हो गए। और इस चीज को लेके मंजोत से बहुत चिढ़ती थी, आए दिन उस पर कमेंट पास करते रहती। अब सृष्टि लिखती है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ, पर मंजोत के आने के बाद जो वो नेगेटिव चीजें फील कर रही थी ना, जैसे टैप ओपन होना, कूलर के पीछे से किसी का झांकना, वो सारी चीजें बहुत हद तक कम हो गई, एकदम ना के बराबर। वो सब कुछ थोड़ा बहुत सृष्टि को तभी फील होता जब मंजोत किसी काम से अपने घर जाती थी और सृष्टि को अकेले उस कमरे में रहना पड़ता। पर फिर सृष्टि ने इन सब चीजों पे ध्यान देना ही बंद कर दिया। चुपचाप अपना ईयरफोन लगाती थी कान में और वॉल्यूम तेज करके सो जाती थी। पर भाई ऐसा थोड़ी होता है कि आंख बंद कर लोगे तो अंधेरा खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें बस बिल्डअप हो रही थी किसी बहुत बड़े इवेंट के लिए। अब धीरे धीरे समय का चक्र आगे बढ़ता है और टाइम आ गया था जनवरी 2015 का। सृष्टि बताती है कि इस टाइम ये एक रिलेशनशिप में आ चुकी थी और तब जो इनके बॉयफ्रेंड थे आज इनके हस्बैंड है। तो उस समय सृष्टि जो है ऐसे बहुत फोन पर बात किया करती। और ये लिखती हैं कि जो हॉस्टल की जितनी लड़कियां थी लगभग सारे ही रिलेशनशिप में थी। तो मतलब कॉल पे ऐसे बिजी रहना ये बहुत आम सा सीन था हॉस्टल के अंदर। अब इसी दौरान एक रात करीब 10:30 बजे खाना वाना खाने के बाद जब ये लोग वापस कमरे में आ गए तो मंजोत अपने बेड पे आराम कर रही थी और सृष्टि ऐसे बात करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ये उस फ्लोर के कॉरिडोर पर वॉक करते हुए अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। और तभी जब सृष्टि कॉरिडोर के एकदम दूसरे एंड पे थी तो उन्हें रूम नंबर 93 से ना किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की बहुत दर्द भरे आवाज में ऐसे सिसक रही थी। सृष्टि वापस मुड़ती हैं और ये उस रूम नंबर 93 की तरफ बढ़ने लगी जो कि एक स्टोर रूम था। अभी बताती हैं कि आए दिन ऐसा होता था कि भाई किसी लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, ऐसे एक बहस हो गई तो ऐसे रोना धोना चलते रहता था। जब उस स्टोर रूम के सामने पहुंचती है और जो उसका डोर था ना वो एकदम हल्का सा खुला हुआ है और फिर उतने स्पेस से ही सृष्टि कमरे के अंदर झांकती है और देखती है कि एक लड़की बैक उसका सृष्टि की तरफ है और वो कमरे के अंदर बैठ के ऐसे सिसक सिसक के रो रही थी। वो सीन देख के सृष्टि ने सोचा कि मे भी ऐसे फोन पे अपने बॉयफ्रेंड से किसी की लड़ाई होगी तो वो शायद रो रही है, तो इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये वापस से अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉल पे बिजी हो गई। कॉरिडोर पे वॉक कर रही है और धीरे धीरे उस सिसकी की आवाज बढ़ते जा रही है। सृष्टि दोबारा से गई उस कमरे के सामने और इन्होंने सोचा कि भाई पूछ लेते हैं एक बार क्या हुआ, क्या दिक्कत है। और ये बोलती है उससे कि क्या हो गया, क्यों रो रही है। अब जहां पर वो लड़की बैठी थी ना उस पूरे कमरे में अंधेरा है एकदम। जैसे उसने सृष्टि की आवाज सुनी वो एकदम शांत हो जाती है। सृष्टि यहाँ एकदम क्लियरली उसके सांसों की आवाज सुन पा रही है कि भाई वो बहुत डीप ब्रेथ कर रही है वहां बैठ के। उस लड़की ने सूट पहना हुआ था। अब जब उधर से कुछ जवाब नहीं आया तो सृष्टि बोलती है कि उठ के बैठ जाओ ऊपर, तेरा से सूट है जमीन पे बैठी है, गंदा हो जाएगा। पर फिर भी उस लड़की ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब ये सीन देख के ना सृष्टि को थोड़ा सा डर लगा। ये हल्का सा अपना सर उस स्टोर रूम के अंदर करती है और पाती है कि भाई स्टोर रूम का टेम्परेचर बहुत कम हो रखा है। ये तुरंत वहां से निकल के अपने कमरे में आती है और मंजोत को सारी बात बताई कि भाई उधर बैठ के कोई रो रहा है और मुझे लग रहा है कि वो हमारे हॉस्टल की लड़की तो नहीं है। मैंने 1-2 बार बोला पर उधर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर ये और मंजोत दोबारा जाते उस स्टोर रूम की तरफ और भाई पाते हैं कि उस स्टोर रूम पे तो ताला लगा है।
मंजोत बोलती है कि कहाँ है वो लड़की। तब सृष्टि ने बोला कि मैंने तो उसे इधर ही अंदर देखा था, ये कमरा भी खुला हुआ था। तब मंजोत बोलती है अरे तूने किसी और कमरे में देख लिया होगा, चल। सृष्टि के पास यहाँ कुछ नहीं था एक्सप्लेन करने को। ये चुपचाप मंजोत के साथ वापस कमरे में आके सो जाती है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा और टाइम आगे निकलता है और फिर आता है दिसंबर 2015। एक दफा जब कॉलेज की छुट्टी हो रखी थी तो किसी बात को लेके गुरलीन और मंजोत में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। जो गुरलीन थी वो मंजोत को एकदम गंदी गंदी गालियां देके उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाने लगी। उस फ्लोर की सारी लड़कियां इकट्ठी हो गई इनके कमरे के आसपास, और फिर जो मंजोत थी उसने रिस्पॉन्स में अपना चप्पल निकाल के गुरलीन के मुंह पे मार दिया। सृष्टि बताती है कि जब गुरलीन को चप्पल लगा ना, तब वो एकदम गुस्से में अपना दांत मीसते हुए मंजोत की तरफ देखती है और बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाके रूम लॉक कर लेती है। अब इस घटना के बाद पूरे फ्लोर पे एकदम टेंशन का माहौल था। उस दिन तो किसी ने कुछ नहीं किया, पर नेक्स्ट डे से सब लोग थोड़ा सा इनको बैठा के ऐसे कॉम्प्रोमाइज कराते हैं कि भाई जो भी तुम लोग का गिला शिकवा है भाई अपना सॉर्ट करो, ऐसे टेंशन वाले माहौल में रहना सही नहीं है। और फिर गुरलीन और मंजोत आपस में बात करते और मतलब समझते हैं कि ठीक है हमारे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी जिसकी वजह से सब कुछ टेंशन क्रिएट हुआ, और इन्होंने उस समय मामले को सॉर्ट कर दिया। अब ये दोनों आपस में अच्छे से नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं। अब इसी बीच एक दिन गुरलीन अपने हाथ में एक प्लेट लेके मंजोत और सृष्टि के कमरे में आती है। उस प्लेट में एक नान और सब्जी थी और ये बोलती है कि ये मंजोत मैं तेरे लिए लेके आई हूँ यार, मतलब उस दिन मैंने तुझे इतना गंदा गंदा बोल दिया, ये बस एक छोटा सा टोकन ऑफ अपॉलॉजी है, खा ले। और सृष्टि को बोलती है कि तू मत खाना इसे, ये बस मैंने स्पेशल मंजोत के लिए मंगाया है। वैसा होता है ना कि भाई फ्रेंडली वे में ही बोलना कि नहीं तू मत खाना, ऐसा नहीं कि उसको वार्निंग दे रही है, ऐसे ही उसको साइड कर रही है कि भाई ये स्पेशली मंजोत के लिए लेके आई हूं मैं, तुझे खाना है तो मैं दूसरा मंगा दूंगी पर ये वाला सिर्फ मंजोत खाएगी। इसके बाद गुरलीन दोबारा से सॉरी बोलती है, माफी वाफी मांगती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। फिर यहाँ होता ये है कि गुरलीन के जाने के बाद मंजोत ने उसे खाने से मना कर दिया और यहाँ सृष्टि को बहुत भूख लग रही थी। तो सृष्टि पूछती है कि तुझे नहीं खाना है क्या? तब मंजोत बोलती है कि नहीं भाई कोई नहीं खाएगा, इसे डस्टबिन में फेंक दे, मुझे उस लड़की पे भरोसा नहीं है। तब यहाँ सृष्टि बोलती है अरे यार तू फालतू में सब सोच रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है, ला मैं खाऊंगी। और सृष्टि चुपचाप वो नान और सब्जी खा लेती है। पर भाई उस चीज को खाने के 2 घंटे के बाद ही सृष्टि को पेट के नीचे बहुत तेज दर्द स्टार्ट हो गया। ये बताती है कि वो इस लेवल का दर्द था कि मैं बस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगले 2 हफ्ते तक वो दर्द रहा मुझे, और इस बीच मैं गुरलीन के पास गया और मैंने पूछा कि तूने कुछ खाने मिलाया था क्या? तब गुरलीन बोलती है कि क्यों, क्या हुआ? फिर सृष्टि ने बताया कि मंजोत ने तो खाना नहीं खाया, मैंने खा लिया था वो, और उसके बाद से मेरे पेट के नीचे बड़ा दर्द हो रहा है। तब गुरलीन एकदम गुस्से में बोलती है कि अरे सृष्टि वो तेरे लिए नहीं था, क्यों खाया तूने? सृष्टि का डाउट क्लियर हो गया कि भाई जरूर कुछ ना कुछ गुरलीन ने उसमें मिलाया था। ये उससे बोलती है कि देख तू जो ये सब कर रही है ना ये सही नहीं है, तू जो कुछ भी कर रही है भाई बंद कर दे इसे प्लीज। और पता है सृष्टि क्यों गुरलीन से ये सब बोल रही थी? क्योंकि उसे पता था कि गुरलीन को लाल किताब के टोटके आते हैं। पंजाब में लाल किताब बहुत फेमस है जिसमें एस्ट्रोलॉजी और कई तरीके के टोने टोटके बताए गए। ये किताब सामुद्रिक शास्त्र के ऊपर बेस्ड है। हिंदी में समझे तो नॉलेज ऑफ द बॉडी फीचर्स, मतलब कुछ थोड़े बहुत टोने टोटके कुछ उपाय बताए गए, वो सब करके आप अपना काम निकलवा सकते हैं। पर मुझे नहीं पता कि कितना सच है, तो आप लोग ऐसे एकदम अंधा हो किसी चीज को ट्राई मत कीजिएगा। बस मुझे जो सृष्टि ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ सृष्टि गुरलीन को ये भी बोलती है कि भाई तू जो कुछ अगर वो लाल किताब से कर रही है तो प्लीज उसे साइड रख दे यार, यहाँ तुम दोनों के टेंशन के बीच में मैं पिस रही हूँ। तब गुरलीन उसे समझाती है कि अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगी। और फिर सृष्टि वापस अपने कमरे में आ गई। पर भाई मसला ये है ना कि इंसान की फितरत जल्दी बदलती नहीं है। उसका एक प्राइम एग्जाम्पल अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी तक जो मंजोत लड़की थी इसकी शादी फिक्स हो चुकी है, ये डेली बेसिस पे अपने फियोंसे से बात करती थी। पर यहाँ सीन ये हो रखा था कि फरवरी 2016 आते आते मंजोत की अपने फियोंसे से बहुत लड़ाई होने लगी। अब यहाँ सृष्टि भी इस चीज को लेके बहुत कंसर्न रहती है कि भाई मेरी रूममेट है, ये इतना परेशान रहती है, लड़ाई होता है दिन भर। तो एक दफा रात के टाइम ऐसे ही मंजोत बालकनी में खड़े होकर अपने फियोंसे से बात कर रही थी। सृष्टि कमरे के अंदर है, ये अंदर से बैठे बैठे ही देखती है कि भाई मंजोत बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, एकदम ऐसे डिप्रेस टाइप की लग रही थी फोन पे बात करते हुए। तो ये बालकनी में जाती है उसको ऐसे कंसोल करने के लिए। और जब ये बालकनी में पहुंची ना तो इन दोनों को रूम नंबर 95 से किसी चीज के खिसकने की आवाज आती है। अब चूंकि सेम बालकनी थी तो जो भी मूवमेंट हो रहा है रूम नंबर 95 में उसकी आवाज ये लोग क्लियरली सुन पा रहे थे। कमरे के अंदर ना कोई चेयर को पकड़ के खींच रहा है।
और फिर थोड़ी देर में इन्होंने सुना कि कमरे के बेड के ऊपर कोई कूदा है धम से। इसके बाद एक और साउंड फॉलो होती है जिसमें कोई बेड पकड़ के रूम नंबर 95 से बाहर बालकनी की तरफ ला रहा था। भाई वो आवाज इतनी डरावनी थी कि ये दोनों भाग के अपने कमरे में आते हैं। इनको एकदम समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो रहा है, और इसी बीच इनके कमरे की लाइट भी फ्लक्चुएट होने लगी। अब भाई इन दोनों की एकदम डर से हालत खराब, ये दोनों एक दूसरे के शक्ल देख रहे हैं। और तभी बालकनी के बाहर से कोई नॉक करने लगा। पहले वो नॉक एकदम धीरे धीरे स्टार्ट हुई, पर थोड़ी ही देर में कोई बहुत जोर जोर से इनके बालकनी का गेट बजाने लगता है। भाई पता नहीं सृष्टि को यहाँ क्या फील हुआ, ये कमरे से भाग के बाहर निकल जाती है। और जब ये बाहर निकली तो पाती है कि जो गुरलीन है ना, ये कॉरिडोर की स्टेयर्स पे बैठी हुई है। इनकी आंखें बंद है और हाथ से लगातार कुछ काउंट किए जा रही थी। इस टाइम रात के 1:45 हो रहे थे और गुरलीन का वो रूप देख के सृष्टि बहुत ज्यादा डर जाती है। पर इसने जैसे तैसे हिम्मत करके गुरलीन को बोला कि गुरलीन क्या कर रही है तू, बंद कर इसे अभी। तब गुरलीन अपनी आंखें खोलती है, सृष्टि की तरफ देख के थोड़ी वियर्ड सी स्माइल देती है और बोलती है कि ठीक है। और ऐसा बोल के ये अपने कमरे में चली गई। और भाई साहब गुरलीन के कमरे में जाते ही वो सारी आवाजें आनी बंद हो जाती है। अब एक चीज समझना कि जो इस कॉलेज का हॉस्टल कंपाउंड है उसके आसपास खेत है। सृष्टि बताती है कि कुछ टाइम के बाद इन्होंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि जो मंजीत के गारमेंट्स होते थे वो गायब होने स्टार्ट हो गए। 3-4 कपड़े मिसिंग थे, तो इनको लगा कि मे बी बाहर हम सूखने के लिए डालते हैं तो ऐसी तेज हवा चलती है तो उसके कारण शायद नीचे खेत में गिर गया होगा। पर भाई जिस दिन से इन्होंने नोटिस करना स्टार्ट किया ना कि गारमेंट्स गायब हो रहे हैं, उसके बाद से मंजोत की तबीयत बिगड़ने लगती है। कुछ ही टाइम इसका रिश्ता भी टूट गया और ये अब बहुत डिप्रेस रहने लगी। अब इस बीच जब मंजोत से हैंडल नहीं हुआ तो ये कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाती है। और इस बीच जब मंजोत अपने घर में थी, सृष्टि यहाँ कमरे में अकेले रह रही है। अब इनके साथ आए दिन ऐसा होता कि कमरे की लाइट चली गई, भाई बाहर से कोई नॉक कर रहा है, इनको तेज हवा चलने की आवाज आ रही है। अब पहले तो ये हो रहा था कि भाई कमरे की लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। अब कई कई मिनट तक सृष्टि के कमरे की लाइट ही गायब रहती। इसे ऐसा लगता कि मे भी बाहर ऐसे आंधी तूफान आ रहा है तो उसकी वजह से ऐसे लाइट कटती होगी। और फिर ये अगली सुबह कॉरिडोर में रहने वाली बाकी लड़कियों से पूछती कि तुम्हारे कमरे की भी लाइट गई थी क्या। तब वो लड़कियां मना कर देती कि नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सारा लाइट जाने वाला किस्सा सिर्फ सृष्टि के कमरे में हो रहा था। ये लिखती हैं कि करीब 6-7 दिन के बाद मंजोत वापस से हॉस्टल में आती है। पर इस बार जो मंजोत आई थी ना लौट के, ये कोई और ही लग रही थी भाई। सृष्टि बताती है कि उसका हाव भाव एकदम बदल चुका था, आंखें एकदम थकी हुई। अब मंजोत ना कमरे में खुद सफाई करती, ना ही सृष्टि को करने देती थी। और भाई जब सृष्टि के बाइबल पढ़ने का टाइम होता ना, इस पर भी मंजोत को प्रॉब्लम होने लगी। वो बोलती कि क्या पढ़ते रहती है, सब बंद कर दे, इसे सब बकवास चीज है। और जैसे जैसे शाम ढलती ना, मंजोत की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती। उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती थी और उसके पास से बड़ी अजीब सी बदबू आने लगती थी। यहाँ मंजोत ने अब क्लास जाना ही बहुत कम कर दिया था। किसी प्रोजेक्ट पे उसका ध्यान नहीं रहता। कमरे में जो भगवान की फोटो है उस पर धूल जमी रहती थी। ये खुद तो साफ करती नहीं, सृष्टि जब साफ करने जाती तो एकदम गुस्से से उसकी ओर देखने लगती। यार सोचो अगर आपका रूममेट ऐसे रिएक्ट करने लगे तो क्या करोगे आप लोग। सृष्टि बताती है कि जो सबसे शॉकिंग चीज थी ना, वो ये कि मंजोत अब ऐसे उल्टा होके सोने लगी। मतलब पहले वो बिल्कुल नॉर्मल सोती थी, पर अभी पेट के बल पे वो अपने बेड पे लेट जाती। और जब सृष्टि बाइबल उठाती अपना, तो ये उसकी ओर एकटक देखते रहती। आंखें एकदम लाल हो चुकी है और एकदम क्रिपी सी स्माइल देके सृष्टि की ओर देखते रहते और बोलती कि बंद कर दे इसे, बंद कर दे इसे। और भाई वो इतने भयानक तरीके से बोलते ना कि सृष्टि उस बाइबल को अपने पिलो के नीचे रख के सोने लगी। इसे बहुत डर लगने लगा था मंजोत से। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन निकल रहे थे और सृष्टि ना मंजोत से एकदम सतर्क से रहने लगी। एक रात खाना खाने के बाद सृष्टि चुपचाप अपने बेड पे सो रही है और रात के करीब 12:30 बजे अचानक से इसकी नींद खुली और इसने देखा कि भाई जो मंजोत है ना, ये अपने बेड पे नहीं है। ये बालकनी में खड़ी होकर ऐसा लग रहा था कि किसी से बात कर रही है। फोन वाली बात नहीं, पर्सन टू पर्सन बात। भाई ये देख के सृष्टि और डर जाती है। इसने कमरे के अंदर से ही मंजोत का आवाज देके, मंजोत क्या कर रही है, अंदर आ। इस पर मंजोत थोड़ी देर शांत रहती है। ये एक टक जो रूम नंबर 95 की साइड वाली बालकनी है उसकी ओर देख रही है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सृष्टि को बोलती है कि वो मुझे बुला रही है, वो देखना वो मुझे बुला रही है, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। और सृष्टि देखना ये भी बोल रही है कि उसे छोड़ दिया ना तुझे,
सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। और ये लाइंस बोलने के बाद मंजोत एकदम स्टिल होके खड़ी हो जाती है। सृष्टि ने कमरे के अंदर से ही बोला कि मंजोत कोई नहीं है उधर, तुझे रोना है तो कमरे के अंदर आके रो ले प्लीज। पर मंजोत ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ टाइम के बाद जब वो अंदर नहीं आए तब सृष्टि जाती है बालकनी में। इसने मंजोत को पकड़ के कमरे के अंदर लाने की कोशिश की। अब भाई मंजोत थी एकदम पतली दुबली, पर उस टाइम पर ये एकदम पत्थर के जैसे हार्ड हो रखी है। सृष्टि उसे मूव नहीं कर पाई। अब जब सृष्टि ने उसे फोर्स करके खींचने की कोशिश की ना कमरे के अंदर, तब मंजोत गुस्से में आके सृष्टि को धक्का देती है। ये बताती है कि जैसे तैसे मैं बालकनी से बस गिरने से बची। अब इसके बाद सृष्टि को समझ आ चुका था कि भाई ये मंजोत तो नहीं है। ये चुपचाप जाके अपना बाइबल उठाती है और एक हाथ में बाइबल पकड़ के दूसरे हाथ से मंजोत के हाथ पकड़े हुए और उसे जबरदस्ती खींच के कमरे के अंदर लाती है। अब ये सब होने के बाद अगली सुबह सृष्टि ने मंजोत के घर पे कॉल किया कि अंकल देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, आप लोग इसे लेके जाइए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और फिर नेक्स्ट डे ही मंजोत के घर वाले आते हैं और उसे लेके वापस घर चले जाते हैं। और यहीं से असली खेला शुरू होता है, क्लाइमेक्स वाला। सृष्टि लिखती है कि मंजोत के जाने के कुछ टाइम के बाद दिवाली की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और इस टाइम पर इनके कॉरिडोर की लगभग सारी लड़कियां अपने अपने घर चली गई। इनमें से कुछ लड़कियां ट्रेनिंग में गई हुई थी और इनकी पूरी बिल्डिंग में उस टाइम सिर्फ 4 ही लड़की थी। इनके फ्लोर पे सृष्टि अकेले और नीचे के 2 फ्लोर पे बाकी की 3 लड़कियां। अब इसमें से किसी के अटेंडेंस शॉर्ट थे तो किसी के प्रैक्टिकल चल रहे थे, इसकी वजह से ये लोग घर नहीं गए। अब सृष्टि बताती है कि एक दोपहर करीब 2:30 बजे मैं अपने कमरे से बाहर निकली कॉरिडोर में पानी भरने के लिए, और पानी भर के जब मैं वापस अपने कमरे की तरफ आ रही थी ना, तो मुझे अपने जस्ट पहले ऐसे पायल के खनकने की आवाज सुनाई दी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वो पायल की आवाज मेरे पीछे पीछे आ रही है। पर कुछ दूर चलने के बाद इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि एकदम चिल्लाते हुए बोलती है कि एक काम कर, तू मेरे साथ ही आ जा। और फिर कुछ कदम आगे बढ़ाने के बाद एकदम झुंझुलाते हुए ये बोलती है कि दफा हो जाए यहाँ से। और जैसी सृष्टि ने ये लाइन बोली, वो पायल की आवाज इनसे एकदम दूर चली जाती है। अब उस रात से ही डेली इनको कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। पर इनको बहुत अच्छे से पता था कि भाई इस फ्लोर पे सृष्टि के अलावा तो कोई और है नहीं, तो ये कोई लड़की तो नहीं हो सकती। अब यहाँ सृष्टि एक हाथ में बस बाइबल पकड़ के जैसे तैसे रात काटती थी। पूरी रात इनको बाहर से शीशे टूटने की आवाज़, तेज आंधी की आवाज़, डोर पे कोई नॉक कर रहा है उसकी आवाज़, ये सब बहुत परेशान करती। सृष्टि बताती है कि अगली सुबह इन्होंने ये सब कुछ घर पे बताया तो घर वाले बोलते हैं कि ठीक है हम तुझे लेने आएंगे। पर जो सृष्टि की प्रिंसिपल थी वो इसे घर नहीं जाने देते कि नहीं भाई इसका अटेंडेंस शॉर्ट है। अभी लिखती है कि इस बीच जो इनके बॉयफ्रेंड थे उन्होंने काफ़ी साथ दिया। देर रात जब ऐसी आवाज़ें आती तो ये कॉल पे रात भर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और जैसे तैसे रातें गुजार रही थी सृष्टि यहाँ पे। अब इसी बीच सृष्टि बताती है कि एक रात कुछ ऐसा हुआ कि 9 बजे ही लाइट चली गई कमरे की, और भाई लाइट जाते एकदम तेज आंधी चलने लगती है और धीरे धीरे इनके डोर पे नॉक स्टार्ट होती है। ये चुपचाप अपनी बेड पे लेट के बाइबल को हाथ में लिए हुए बस सोने की कोशिश कर रही थी, और तभी इनको रूम नंबर 93 और 95 से ना बहुत तेज तेज आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों कमरों में कोई भाग रहा है और अपना सर पटक रहा है दीवार में। अब यहाँ उन सारी आवाजों को इग्नोर करते हुए सृष्टि बस चुपचाप अपना मुंह ढक के सोने की कोशिश कर रही है, और तभी देर रात इनको अपने कमरे पे धीरे धीरे नॉक सुनाई देती है। उस नॉक से इनकी नींद खुली और फिर वो आवाज इतनी तेज होने लगी कि ऐसा लग रहा था कि कोई इनके कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाएगा। सिस्टर को लगा कि भाई मैं ना अपना वर्शिप सॉन्ग सुनूंगी भगवान का, जिससे ये चीज़ें थोड़ी शांत हो। पर ये देखते हैं कि भाई इनके मोबाइल में सिर्फ 3% बैटरी बची है। उस टाइम रात के करीब 3 बज रहे थे, और इसी बीच सृष्टि की नज़र पड़ जाती है कूलर की जाली पे, और भाई इनको ऐसा फील होता है कि कोई एकदम काली लड़की जिसकी पूरी सफेद आंखें हैं वो सृष्टि को लगातार घूरे जा रही है। और भाई जितनी देर में सृष्टि का उस लड़की से आई कांटेक्ट हुआ ना, उसी बीच इनके बालकनी के डोर के ऊपर जो ग्लास लगा हुआ था वो ग्लास टूट जाता है। सृष्टि एकदम डर के मारे बाइबल को सीने से लगा के अपना पूरा मुंह ढक के बस सो जाती है। ऐसा हम करते हैं ना कि भाई हमें डर लगता है तो बस मुंह ढक के सो जाओ कि वो जो सामने जो भी है वो गायब हो जाएगा। सृष्टि लगातार ऐसे नाम चैंट करते हुए सोने की कोशिश करती है, और जब ये अगली सुबह सो के उठी तो पाती है कि भाई कोई ग्लास नहीं टूटा हुआ है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है कमरे में। अब उसी दिन कुछ लड़कियां जो ट्रेनिंग पे गई हुई थी वो वापस हॉस्टल आ जाती है। सृष्टि डिसाइड करती है कि भाई मैं अब रात को जब तक मंजोत नहीं आती मैं रात को अपने कमरे में नहीं सोऊंगी अकेले। अभी उस रात सृष्टि अपने एक जूनियर के कमरे में सो रही थी,
और रात के करीब 11 बजे मंजोत के भाई का कॉल आता है सृष्टि को। ये बोलता है कि सृष्टि तुम कहाँ पे हो? तब इसने बोला कि मैं एक जूनियर के कमरे में सो रही हूँ। तब उधर से मंजोत के भाई बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए अपने कमरे में मत जाना, एकदम दूर रहो उस रूम से। तब सृष्टि एकदम घबरा के पूछती है कि क्या हो गया भैया? उधर से मंजोत के भाई ने बोला कि मंजोत ने एकदम पोजेस हो गई है, हम उसे दिखाने किसी बाबा के पास लेके जा रहे हैं, मैं कल सुबह कॉल करता हूँ तुम्हें। अब देखो अगली सुबह मंजोत के भाई का तो कॉल नहीं आया, पर सृष्टि को इतना पता चल चुका था कि भाई उस रूम नंबर 95, 96 इन सब में कुछ गड़बड़ है। तो ये क्या करती है कि अपने कॉलेज के किसी सीनियर से बात करती है और सारी बात बताती है कि कमरे में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उनका जो बॉयफ्रेंड था वो 3 साल पहले कॉलेज से पास आउट हुआ था। तो यहाँ सृष्टि के फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को जो कॉलेज से पास आउट हो चुका है उसको कुछ चीजें पता थी। उसने बताया कि भाई ये जो कमरा नंबर 94, 95 है ना, इन दोनों में सुसाइड हो रखा है। एक लड़की यहाँ रहती थी जिसका रिश्ता टूटने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया था, और उसके बाद से जो भी कमरे के अंदर रहने आता तो भाई वो 9 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता उधर। या तो उसका कूलर खराब हो जाता, या फिर लाइट चली जाती, या फिर पानी लीक होने लगता, मतलब कुछ ना कुछ करके वो आत्मा उससे कमरे में टिकने नहीं देती। धीरे धीरे उस स्पिरिट ने रूम नंबर 94 पर भी इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से इन दोनों कमरों को बंद करके रखा जाता है। पर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अब जैसा मंजोत के भाई ने तो कॉल नहीं किया ना उस दिन, पर 3 दिन के बाद मंजोत का खुद कॉल आता है सृष्टि को। वो बताते हैं कि सृष्टि मैं पोजेस हो गई थी और काफी टाइम तक उसी हालत में रही। मुझे जब फैमिली वाले बाबा के पास ले गए तो बाबा ने मुझे सामने बैठाया और जो चीज भी मेरे अंदर थी उसको निकालने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। लगातार 2 घंटे तक पूजा करते रहे, हवन करते रहे, और फिर बड़ी मुश्किल से उस चीज को मेरे शरीर से बाहर निकाला। और उसके बाहर निकालते ही मंजोत बेहोश हो जाती है। और फिर जो कुछ भी हुआ उनके पेरेंट्स ने मंजोत को बताया। वो बताते हैं कि भाई जो उसके शरीर से निकली ना, वो एक काली सी लड़की की परछाई थी, और इस लड़की के स्पिरिट को मंजोत के ऊपर छोड़ा गया था कि जा मार दे इसे और इसकी आत्मा को अपने साथ ले जा। और भाई ये वही लड़की थी जिसने रूम नंबर 95 में सुसाइड किया था। अब जो बाकी के कमरे थे 96, 94, 93, इन कमरों में उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड्स रहती थी, और इन सारे रूम्स में इसका बहुत आना जाना था। और भाई इसी लड़की की स्पिरिट को जो गुरलीन थी, उसने लाल किताब के द्वारा कुछ ऐसा, उसको आता था कुछ ऐसा मंत्र वगैरह, तो उसने इसकी स्पिरिट को मंजोत के ऊपर छोड़ दिया था कि भाई तू जाके इसकी आत्मा अपने साथ ले जा। फिर यहाँ मंजोत ने बताया कि वो स्पिरिट तुझे भी ले जाना चाहती थी, पर क्योंकि तू इतना प्रेयर करती थी, तेरा प्यार एकदम वैसे पूरा था, कंप्लीट, इसके वजह से वो तेरे ऊपर ना हावी नहीं हो पाती। वो तुझसे बहुत जेलस हो रही थी अंदर ही अंदर। और भाई जिस दिन मंजोत ने सारी चीजें बताई, उसी शाम को सृष्टि को न्यूज मिलती है कि जो गुरलीन की बहन थी ना, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई है। अब इसके बाद से ही गुरलीन कभी वापस हॉस्टल नहीं लौटी। गुरलीन का किसी को पता नहीं चला कि उसके बाद से वो कहाँ गायब हो गई। मंजोत भी सिर्फ 1 दिन के लिए आती है पेरेंट्स के साथ हॉस्टल वापस, अपना जो भी सामान था वो सब पैक करके ये घर चली जाती है। और मतलब इसने कॉलेज में बात कर लिया था कि मैं घर से ही अपना लास्ट ईयर कंप्लीट करूंगी। अब फाइनली 2017 में सृष्टि की भी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, और आज के टाइम पे ये एक नर्सिंग ऑफिसर है और एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रही है। अब देखो सृष्टि ने तो ईमेल में नहीं बताया, पर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि गुरलीन ने उस स्पिरिट को छोड़ा था मंजोत के ऊपर ताकि उसकी आत्मा को अपने साथ ले जा सके। पर चूंकि यहाँ वो स्पिरिट फेल हो जाती है मंजोत के ऊपर हावी होने से, तो शायद इसने गुरलीन के सिस्टर के स्पिरिट अपने साथ लेके चली गई। ये मेरा थिंकिंग है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यार ये थी पूरी स्टोरी। अगर आपके जानने में ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर एकदम डिटेल में अपनी कहानी भेजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।